ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने 32 AD एंड डेप्रिसिएशन 32 सेक्शन 32 ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो मैं पहले फटाफट आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा सेक्शन 32, उसके बाद अपन शुरू करेंगे आज का एक नोबेल सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन 35। ओके, तो चलिए आज का ये डिस्कशन को हम आगे ले जाते हैं। ओके सर, चलिए। तो लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 32 AD, जहाँ पे मैं आपको बताया था ये एप्लीकेबल टू ऑल एसोसिएट जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट कमेंस कर रहे हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2015 इन नोटिफाइड एरियाज, नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज ABCD। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी गया तेलंगाना, दैट इज योर तेलंगाना, डी स्टैंड्स फॉर दीदी, दैट इज योर वेस्ट बंगाल। डिडक्शन के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। एंड रेट ऑफ आपका जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस होगा दैट विल बी योर 15%। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस इन एडिशन टू डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो आपको याद होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन इन नोटिफाइड एरियाज के लिए रेट था 35%, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस का रेट था 15%। यहाँ पे आपका एक लॉक इन पीरियड था, जो एसेट पे आप इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के नाम पे डिडक्शन ले रहे हो उसके ऊपर 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड लग रहा था। अगर आपने 5 ईयर के अंदर उस एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस था उससे विड्रॉ कर लिया जाएगा, राइट। ओके, और तो और एक बात मैंने आपको पढ़ाया था, विड्रॉ इतना होगा जितना आपने एसेट बेच दिए हो, राइट। और एक एक्सेप्शन था, ये जो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस किसके ऊपर नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज़ नहीं होना चाहिए, ऑफिस में यूज़ नहीं होना चाहिए, एयरक्राफ्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट जो एसेट में अपन ने 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले रखा है उसके ऊपर 32 AD एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां तक हमारा डिस्कशन था लास्ट क्लास में। तो आज अपन शुरू करेंगे दैट इज योर नोबेल सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन 35। बहुत प्यारा सा सेक्शन है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा उससे समझाने के लिए। तो आप प्लीज, ऑल पीपल प्लीज पे योर अटेंशन हियर, राइट। ये जो सेक्शन 35 है ये साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करता है, जहां पे अगर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई बिजनेस ने क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, अमाउंट स्पेंड कर रहा है, तो उसे डिडक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन ने 1997 में पी चिदम्बरम साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। जब मैं आपको ये सेक्शन डिस्कस करूंगा, मैं थोड़ा मेरे हिसाब से डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप अच्छे से ये लर्न कर लेना, क्योंकि आपका जो बिजनेस प्रोफेशन PGBP का क्वेश्चन आएगा उसमें साइंटिफिक रिसर्च का एक पॉइंट आना ही तय है, राइट। चलिए, तो मैं उससे बता दूं 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट A में इन हाउस रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड जो आपका पार्ट B होगा दैट इज योर डोनेशन टू आउटसाइड बिजनेस, वो अपन पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए हम ये सेक्शन शुरू करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस ने इन हाउस रिसर्च कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये रिसर्च इन हाउस रिसर्च जो है विद इन द एंटिटी, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकता है, एंड ये रिसर्च बिजनेस कॉमेंसमेंट से पहले भी रिसर्च हो सकता है।
तो पहले हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए बिजनेस शुरू होने से पहले अपन ने कुछ रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो हम उसका क्या होगा इन दैट केस। अगर मान लीजिए बिजनेस कमेंसमेंट होने से 3 साल से पहले हमने कुछ साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंसेस कर रखा है, तो उससे क्या होगा, तो उसे डिडक्शन के लिए अलाउड होगा। दैट मीन्स जिस डेट में बिजनेस शुरू हो रहा है उससे 3 साल के पहले के 3 साल के अंदर जो एक्सपेंसेस हो रहा है उससे डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मैं 1 अप्रैल 19 को बिजनेस शुरुआत कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 18, 17 एंड 16। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक जितना भी मैंने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक्सपेंसेस कर रखा है, वो मुझे अलाउड हो जाएगा, डिडक्शन के लिए अलाउड हो जाएगा। राइट, ये जो 3 डिडक्शन है, ये जो 3 साल के अंदर एक्सपेंसेस है, ये क्या हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है एंड कैपिटल भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग 3 ईयर, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर में जो अपन ने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, जिससे अपन डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, अगर ये रेवेन्यू का नेचर होगा तो क्या होगा, अगर ये रेवेन्यू का नेचर होगा, जो अपन सैलरी के नाम पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एंड मटेरियल के नाम पे जो हमने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसका 100% डिडक्शन हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आप एक बात समझना, जो आपका परक्यूजाइट होगा वो आपका डिडक्शन में इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स परक्यूजाइट के ऊपर जो आपने एक्सपेंडिचर कर रखा है वो सैलरी में इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं होगा डिडक्शन पर्पस के लिए। एंड अदर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ये एक्सपेंडिचर 2 तरह के हो सकता है, एक है आपका रेवेन्यू साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये रेवेन्यू होगा, जो आप सैलरी के माध्यम से खर्च कर रहे हैं, मटेरियल के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सैलरी पे परक्यूजाइट इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स परक्यूजाइट के माध्यम से जो हमने खर्चा किया है उसके ऊपर हमें डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। एंड रेवेन्यू का जो अदर एक्सपेंडिचर होगा बिसाइड सैलरी एंड मटेरियल, तो उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। राइट, बोलो ना ओके, ओके डन सर, ये समझ में आ गया। आगे चलिए, अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करूं, ये लैंड के ऊपर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अदर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताया, अगर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये 100% अलाउड हो जाएगा डिडक्शन में, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। राइट, अगर इन हाउस रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो, ये रेवेन्यू का नेचर होगा, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स
बिजनेस कॉमन्स होने के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर आप इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च कुछ कर रहे हो, उसके लिए जो भी अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे वो 100% हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ एक्सपेंसेस कर रहा हूं, अगर ये तो 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर कैपिटल नेचर दैट विल बी अलाउड 100% एज डिडक्शन एक्सेप्ट मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आप कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर है, उसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। मैंने आपको अब तक क्या बताया, साइंटिफिक रिसर्च को पार्ट ए पार्ट बी दो भाग में मैंने डिवाइड किया। एक है इन हाउस रिसर्च, दूसरा है आउटसाइड बिजनेस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एक है बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो कि 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपेंडिचर कर रखा है, अगर ये रेवेन्यू का नेचर है तो अगर ये सैलरी है एंड मटेरियल है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, परक्यूजाइड सैलरी में इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स परक्यूजाइड के ऊपर हमने जो एक्सपेंडिचर कर रखा है उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। अदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दैट मीन्स हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड, एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। ओके, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ये रेवेन्यू का नेचर है, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर अगर कुछ आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो व्हिच आर कैपिटल इन नेचर, उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं सेक्शन का रेफरेंस में ये बात करूं, सेक्शन का रेफरेंस में मैं ये बात करूं, जो आपका रेवेन्यू साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में कवर होता है, राइट। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट क्लॉज में कवर होता है, राइट। अगर मैं कैपिटल के एक्सपेंडिचर का बात करूं तो ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में कवर होता है, राइट। मैंने आपको क्या बताया, मैं सेक्शन का रेफरेंस बात करूं, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में कवर होता है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेक्शन है वो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 4 में कवर हो रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, मैं आपको ये मान के चल रहा हूं, मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ चुका है, राइट। चलिए आगे। यहां पे और कुछ चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हमने कर रहे हैं वो डिडक्शन के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस satisfying 3 condition दैट इज योर, एक कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। एक है अगर कंपनी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड ये रिसर्च अप्रूव्ड है, ये जो रिसर्च आप कर रहे हो वो रिसर्च अप्रूव्ड है। मैंने आपको 3 कंडीशन क्या बताया, पहले तो वो कंपनी होना चाहिए, जो रिसर्च कर रहा है वो तो कंपनी होना चाहिए, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड तीसरा कंडीशन है जो भी रिसर्च आप कर रहे हो वो अप्रूव होना चाहिए। एंड जो भी आप रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आफ्टर सेटिस्फाइंग दीज 3 कंडीशन देन आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 150% डिडक्शन मिल जाएगा। उसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप 1 लाख का एक्सपेंडिचर किया तो उसी साल आपको 1.5 लाख दैट इज 1,50,000 का डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा।
मैंने आपको क्या बताया, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी आपका साइंटिफिक रिसर्च होगा, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, तो उसका 150% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पहला कंडीशन था ये कंपनी होना चाहिए, दूसरा था वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड ये अप्रूव रिसर्च कंडक्ट करना चाहिए। राइट एसेट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पहला बात मैं आपको बता दूं, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्सेप्ट शेड्यूल 11, जो शेड्यूल 11 में आपको दे रखा है, दैट इज टोबैको प्रोडक्ट एंड अल्कोहल एटसेट्रा, उसके अलावा जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा। एंड ध्यान रखना, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको 150% का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लैंड होगा तो कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैंने पहले से आपको बता रखा है। एंड बिल्डिंग के केस में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बिल्डिंग के ऊपर कर रहे हो, सिर्फ आपको 100% मिलेगा, सिर्फ आपको 100% मिलेगा। एंड अदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर आपको कितना परसेंट मिल जाएगा, 150% का डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है एंड 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंपनी होना चाहिए, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, एक्सेप्ट शेड्यूल 11 का जो बिजनेस है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, एंड जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो अप्रूव होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हो, एंड जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका 150% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। दैट मीन्स अगर आप लैंड के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग के ऊपर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको सिर्फ 100% डिडक्शन मिलेगा, ये 150% वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड अदर जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, ये जो प्रोविजन मैंने आपको अभी बताया, ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB में दे रखा है, ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB में दे रखा है। राइट। ओके, चलिए आगे। यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ जहां आपको डाउट आ सकता है ये एरिया को कवर करने के लिए। बाकी जो चीज़ अगर आपका डाउट होगा तो आप हमें जो हमने नंबर प्रोवाइड कर रखा है वहां से पूछ सकते हो, राइट। वहां से आप डाउट पूछ सकते हो, राइट सर। चलिए आगे। पहला डाउट ये आता है, व्हाट इफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड एट ए कंसोलिडेटेड प्राइस। सर मान लीजिए आपने तो बोला लैंड के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है तो कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक कंसोलिडेटेड प्राइस में ले रखा है तो क्या होगा। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कितना एक्सपेंडिचर लैंड के लिए है, कितना अमाउंट आप बिल्डिंग के लिए दे रहे हो, उसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया, जो आप पेमेंट कर रहे हो लैंड के लिए कितना है, बिल्डिंग के लिए कितना है, उसे आप पहले सेग्रीगेट कर दो। अगर लैंड का पर्सन जो भी होगा उसके ऊपर कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग के जो भी हिस्सा होगा वो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो डन सर, डन। डाउट नंबर 2, सर वेदर डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। अरे भाई ध्यान दो, आपको तो 100% डिडक्शन यहीं पे ले रहे हो, तो सर डेप्रिसिएशन का किस बात का। आप तो जब भी एक्सपेंडिचर किया उसका तो बेनिफिट आप उसी साल ले रहे हो, तो अभी डेप्रिसिएशन का बात क्यों कर रहे हो। तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा,
राइट। जिस एसेट के ऊपर आपने 100% डिडक्शन ले लिया है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। सर क्या ये ब्लॉक में ऐड होगा? जी नहीं, ये ब्लॉक में भी ऐड नहीं होगा, राइट। डाउट नंबर 3, इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू एडजस्ट द अमाउंट साइंटिफिक रिसर्च ऑफ डिडक्शन। सर मान लो साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर कर दिया ईयर 1 में, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपया का है। सर यहाँ क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया, आपका साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रखा है 5 करोड़ का, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है पीजीबी पीपीएल अकाउंट में वो शो कर रहा है सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए। तो इन दैट केस बाकी जो 3 करोड़ होगा वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? लाइक ऑन ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ये इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स जब तक ये एडजस्ट नहीं होगा तब तक आपका प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ये इनिशिएटिव इसीलिए दे रखा है गवर्नमेंट ऑलवेज ये चाह रहा है इंडिया में कुछ रिसर्च हो, इंडिया में कुछ डेवलपमेंट हो। ये बिजनेस यूनिट को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ऐसा प्रोविजन लाया है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% इन द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर हम दे देंगे एंड आप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें आपको 150% का डिडक्शन दे देंगे एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ओके बोलो डन? सर डन। पार्ट बी, डोनेशन टू आउटसाइडर। मान लीजिए आपने जो बिजनेस कर रहे हो वहां पे कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो, लेकिन जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, जो भी अप्रूव्ड आपका कॉलेजेस है, जो भी अप्रूव्ड आपका क्या है एस्टेब्लिशमेंट है, उससे आप डोनेट कर रहे हो, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब रिसर्च के लिए कुछ क्या कर रहे हो, डोनेशन में दे रहे हो, तब भी आपको क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। चलिए ये जो पार्ट है उसे कवर कर लेते हैं हम यहाँ, राइट। ओके सर, तो उसके बाद क्या आज छुट्टी हो जाएगा? जी नहीं, उसके रिलेटेड जो भी सेक्शन है खत्म करने के बाद मैं आपको छुट्टी कर दूंगा। थोड़ा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए तो मैं थोड़ा बड़ा करा दूं ये स्लाइड को आपको अच्छे में समझ में ताकि आ सके। ओके, मैंने आपके लिए यहाँ स्लाइड बड़ा कर दिया, प्लीज गौर किए। मान लीजिए आप डोनेशन कुछ आउटसाइडर को दे रहे हो जो कि अप्रूव्ड है, राइट। RICU दैट इज राहुल गांधी ICU मैं जो आपको बोल रहा हूं उसके हिसाब से अगर आपको अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप याद रख लेना, नहीं तो आप जो भी क्या करेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म निकलेंगे उसके हिसाब से आप याद रखना। अगर मैंने आपको क्या बताया, राहुल गांधी ICU को आप कुछ एक्सपेंडिचर डोनेट दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अगर आप कुछ डोनेशन दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। कैसे सर अलाउड होगा? अगर मान लीजिए सर आर का मतलब ये है रिसर्च एसोसिएशन। राहुल गांधी में जो आर आ रहा है वो आर का मतलब ये है रिसर्च एसोसिएशन। आई का मतलब ये है इंस्टीट्यूट अप्रूव। जो भी इंस्टीट्यूट अप्रूव हो रखा है अगर उससे आप डोनेट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सी स्टैंड्स फॉर कॉलेज, ई स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी, राइट। अगर ये जो राहुल गांधी ICU वाला प्रोविजन है, अगर ये साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया, आप अप्रूव्ड राहुल गांधी ICU को डोनेट कर रहे हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च में अगर ये इन्वॉल्व है, जो भी आपका डोनेशन अमाउंट है ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, तो आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा। जी हाँ, आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। अगर आप सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इन दैट केस
आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ये शुड बी अप्रूव होना चाहिए। ये एक्सपेंडिचर ये जो साइंटिफिक रिसर्च आप कर रहे हो, जो सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च आप कर रहे हो, ये अप्रूव होना चाहिए, तभी आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप आउटसाइड बिजनेस एंटिटी को डोनेट कर रहे हो जो कि अप्रूव्ड राहुल गांधी आईसीयू है, अगर ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च के काम पे इन्वॉल्व है, तो 150% डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ये सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है तो 150% अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दे रहे हो, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि हमारा भारत सरकार के द्वारा अप्रूव है, जो कि रिसर्च कैरी कर रहा है, जो भी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी जो कि कैरी कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर ये कर रहा है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। अगर आपने कोई आईआईटी को डोनेशन दे रहे हो और नेशनल लैबोरेटरी को डोनेशन दे रहे हो, अगर आप आईआईटी को डोनेशन दे रहे हो और नेशनल लैबोरेटरी को डोनेशन दे रहे हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया, आप आईआईटी को डोनेशन दे रहे हो और नेशनल लैबोरेटरी को डोनेशन दे रहे हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। ये सब सिर्फ अप्रूव्ड इंडियन कंपनी के छोड़ के ये जो साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च कर रहे हैं, दैट शुड बी अप्रूव्ड होना चाहिए, दैट शुड बी क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। अगर आप डोनेशन टू आउटसाइड बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो एंड जो कि टू अप्रूव राहुल गांधी का आईसीयू यूनिट है, अगर ये साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तो 150% डिडक्शन मिलेगा। अगर ये सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में इन्वॉल्व है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सिर्फ सेक्शन याद रखिए। अगर आप सब सेक्शन या क्लॉज को याद रख लिया तो सोच लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट, ओके। अगर आप अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दे रहे हो जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, इन दैट केस आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप अप्रूव्ड आईआईटी या नेशनल लैबोरेटरी को कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, इन दैट केस आपको 150% का डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। सर हमें सेक्शन थोड़ा बता दो। अगर ये जो अप्रूव राहुल गांधी आईसीयू को दे रहे हो, ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में दे रखा है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में था कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में आ रहा है राहुल गांधी का आईसीयू जो कि साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है, उसका सेक्शन आ रहा है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, राइट। अगर ये राहुल गांधी का आईसीयू यूनिट सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहा है, इन दैट केस आपका सेक्शन आ जाएगा 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, राइट। अगर आप अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में कर रहे हो, इन दैट केस आपका सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, राइट। अगर आप आईआईटी नेशनल लैबोरेटरी को डोनेट कर रहे हो तो ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 कैपिटल A 2AA में कवर हो रहा है। सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया, तो कृपा करें थोड़ा आगे चलिए, राइट। यहाँ पे आपका डाउट ये आना चाहिए, सर व्हेन यू डोनेट द अमाउंट इट वाज अप्रूव्ड। मान लीजिए जिस साल ने आपने जिस टाइम पे आपने डोनेट किया उस टाइम में ये इंस्टीट्यूशन ये अप्रूव था, उसके बाद क्या हुआ आफ्टर 10 डेज, लेट्स से आफ्टर 10 डेज ये अप्रूवल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, ये इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अप्रूव नहीं है, तो सर क्या इन दैट केस हमें डिडक्शन मिल जाएगा? यस, लॉ मेकर ने ये है
यहाँ ये आपको बताना चाह रहे हो, अगर जिस टाइम पे आप दे रहे हो और अप्रूव था, बाद में उसका अप्रूवल विड्रॉ कर दिया जा रहा है, इन दैट केस भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया ऑलरेडी आपको रिवाइज कर दिया, तो आप उसको अच्छे तरह से लर्न कर लेना, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा आज 5 स्लाइड बचा है वो सब साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है, चाहूंगा उसे कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलिए आगे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 35 ए बी बी। उसके बाद आपका सेक्शन आ रहा है सेक्शन 35 ए बी बी। ये आपको बोल रहा है, अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के ऊपर आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके लिए क्या होगा कि कैसे डिडक्शन हमें मिलेगा, वो सेक्शन 35 ए बी बी बात कर रहा है। अगर लाइसेंस बीइंग इंटेंजिबल असेट, उसके ऊपर 25% मिलनी चाहिए। लाइसेंस इंटेंजिबल असेट आप याद कीजिए, मैंने आप जब सेक्शन 32 पढ़ा रहा था डेप्रिसिएशन रेट में, वहां पे मैंने आपको बताया था लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट के ऊपर 25% डिडक्शन मिल जाएगा। हाउएवर इफ देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन है देन वी शुड गो फॉर दैट सेक्शन। जनरली इंटेंजिबल एसेट के ऊपर 25% रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंजिबल एसेट है ये स्पेसिफिक सेक्शन में कवर कर रखा है। इन दैट केस हमें ये स्पेसिफिक सेक्शन को रेफर करना चाहिए, राइट। तो इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ए बी बी के हिसाब से डिडक्शन लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहा है। हेंस जो भी आपका टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का एक्सपेंसेस शाल बी अकॉर्डिंग टू, वो जो भी डिडक्शन आप लेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ए बी बी। डिडक्शन शाल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर व्हेन लाइसेंस फी हैव बीन पेड। यहाँ पे ये गोल्डन लाइन को कृपा करके याद रखना। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के केस में हमें डिडक्शन उसी साल ही मिल जाएगा जिस साल में हमने क्या कर रखा है, लाइसेंस फी को पे कर रखा है। एंड टिल इट एक्सपायर, जब तक ये लाइसेंस एक्सपायर नहीं करता तब तक हम क्या करेंगे, ये लाइसेंस को क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। सर जैसे कि मान लीजिए मैंने लाइसेंस फी पेमेंट किया 2 लाख रुपया का, मैंने लाइसेंस फी पेमेंट किया 2 लाख रुपया का जिसका लाइफ है 10 ईयर, तो क्या हो जाएगा, इन दैट केस मैंने, और एक बार मैं आपको यहां बता रहा हूं, मान लीजिए लाइसेंस कॉस्ट है 2 लाख रुपया, लाइफ है 10 ईयर, लेट मैंने 1 लाख इमीडिएट पेमेंट कर दिया एंड जो 70,000 है वो 70,000 मैंने 6th ईयर में पेमेंट किया, 30,000 को मैंने 9th ईयर में पेमेंट किया, तो सर मुझे डिडक्शन कैसे मिलेगा। ध्यान देना, मैंने 1 लाख अभी पेमेंट किया जिसका लाइफ है 10 ईयर, तो ये 1 लाख 10 साल में क्या हो जाएगा, मुझे डिडक्शन मिल जाएगा 10 साल में, दैट इज 10,000 करके 10 साल तक मुझे क्या मिल जाएगा, 10,000 करके डिडक्शन मिल जाएगा 10 साल तक। यहाँ जो 70,000 मैंने पेमेंट किया 6th ईयर में, तो जब मैंने पेमेंट किया वहां से डिडक्शन मुझे मिलेगा कब तक, जब ये एक्सपायर होगा। यानी 6th ईयर से लेकर 6th ईयर 7th ईयर जो आपका 15 ईयर रहेगा, ये 70,000 15 ईयर में आपका डिडक्शन आपको मिलेगा। जो रिमेनिंग 30,000 आपने 9th ईयर में पेमेंट किया, ये 9th ईयर एंड 10th ईयर, दैट इज 9th ईयर में आपको 15,000 डिडक्शन मिल जाएगा, 10th ईयर में बाकी 15,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस भी आपको जो भी डिडक्शन मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, जब आपने लाइसेंस फी पेमेंट किया तब से जब ये लाइसेंस एक्सपायर करेगा तब तक हमको डिडक्शन मिलेगा। इन एग्जाम्पल में मैं आपको ये 1 लाख मैंने इमीडिएट पेमेंट किया था, ये राइट ऑफ होगा, मुझे डिडक्शन मिलेगा 10 साल में, राइट।
ये जो 70,000 मैंने 6th ईयर में पेमेंट किया तो 5th ईयर तक कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा। 6th ईयर से 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, ये 70,000 डिवाइडेड बाई 5, 70,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 14K। ये हर साल मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। ये जो 30,000 मैंने एक्सपेंडिचर किया, पेमेंट किया 9th ईयर में, ये 8 साल तक, 8 ईयर तक मुझे कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। जब मैंने पेमेंट किया दैट इज 9th ईयर, 10th ईयर, 2 ईयर में मुझे डिडक्शन मिलेगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स टू योर 15,000 मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं फर्स्ट 5 साल तक कितना डिडक्शन मिलेगा, 10,000 पर annum डिडक्शन मिलेगा। जो 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर होगा वहां पे मुझे 10,000, ये 14,000 करके 24,000 पर annum 3 साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। बाकी जो 9th ईयर, 10th ईयर होगा, ये 10,000 प्लस ये 15,000 प्लस ये 14,000, तो आपका आ गया 39,000 करके 9th ईयर एंड 10th ईयर में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने आपको अब तक ये बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35A(b)(b) इन केस ऑफ टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस फी, वो उसका डिडक्शन हमें मिलेगा जिस ईयर में हमने लाइसेंस फी पेमेंट किया टिल एक्सपायर ऑफ सच लाइसेंस। जिस ईयर में ये लाइसेंस एक्सपायर कर रहा है तब तक हमें डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे सर मेरा एक डाउट आ रहा है, आप मेरे को प्लीज़ बता देना। मैंने बोला क्या डाउट आ रहा है, बताओ तो सही। सर मान लो व्हाट इफ लाइसेंस टेकन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मान लीजिए मैंने 1819 में बिजनेस, मान लीजिए मैंने प्रीवियस ईयर 1920 में बिजनेस का कमेंसमेंट किया, लेकिन मैंने लाइसेंस ले रखा है 1516 से। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, डिडक्शन आपको मिलेगा जिस ईयर में हमने बिजनेस कमेंस किया। इन दैट केस लाइसेंस हमें मिला था 1516 में, लेकिन मैंने बिजनेस शुरुआत किया 1920 में, तो मुझे 1920 से ही डिडक्शन मिलेगा टिल जब ये मेरा लाइसेंस एक्सपायर करेगा। राइट? ओके सर, यहाँ पे हमारा ये डाउट क्लियर हो गया। लाइसेंस टेकन फॉर एग्जाम्पल 1st of July 19 फॉर 10 ईयर, अमाउंट पेड 1st of July 19 रुपीज 1 लाख। एक साथ को मैंने लाइसेंस ले लिया, अमाउंट उस दिन भी मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा। 1st of July 19 को मैंने लाइसेंस भी पेमेंट कर दिया जिसका लाइफ है 10 ईयर। राइट? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे मिलेगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। राइट? प्रीवियस ईयर 1920 में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक चीज, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है। यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है 2021 में, 2021 में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है। राइट। तो चलिए सर, मैंने लाइसेंस फी पेमेंट किया 1920 में। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, मैंने एक चीज़ ओमिट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिनट।
ओके हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भूल नहीं है। देखिए मैंने पेमेंट कब किया सर, 1 जुलाई 19 को मैंने पेमेंट किया। लाइफ सर कितना है, 10 ईयर है। तो मैं आपको बता दूं ये 1920 में कंटिन्यू होगा। तो पहले बताओ ये एक्सपायर कब करेगा सर, ये एक्सपायर करेगा 30 जून, ये सर एक्सपायर करेगा 30 जून 29 को एक्सपायर करेगा, 30 जून 29 को एक्सपायर करेगा। सर मैं बता दूं 30 जून ये जो 29 आ रहा है ये कौन सा प्रीवियस ईयर में फॉलो करेगा सर, ये 29 30 प्रीवियस ईयर में फॉलो करेगा। और एक बार मैं आपको और एक बार बोल रहा हूं, मैंने लाइसेंस भी पेमेंट किया एक साथ 2019 को। जो मेरा 10 ईयर का लाइसेंस है ये कब एक्सपायर करेगा, दैट विल बी एक्सपायर ऑन योर 30 जून 2019 को एक्सपायर करेगा, राइट। 13 जून 2019 को एक्सपायर करेगा। ये जो ईयर है ये आपका 29-30 फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। इन दैट केस जो मैंने लाइसेंस फी 1 लाख पेमेंट कर रहा था, लाइसेंस फी 1 लाख पेमेंट कर रहा था, तो ये 11 ईयर में एक्सपायर होगा। सर कैसे एक्सपायर होगा, लॉ में ये लिखा है जब आपने पेमेंट किया वहां से लेकर जब ये एक्सपायर करेगा ये प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, एक्सपायर होगा। तो जैसे कि 1 जुलाई 19 में पेमेंट हुआ तो 1920 में तो जाएगा, 2021 21 22 यहां से लेकर 29-30 तक जाएगा, क्योंकि ये एक्सपायर कर रहा है 30 जून 2019 को, जो कि फॉल कर रहा है 1930 फाइनेंशियल ईयर में। इन दैट केस ये आपका आ गया 11 ईयर, जैसे कि 1920 2021 21 22 3 22 23 4 23 24 5 24 25 25 26 26 27, यहाँ पे और एक मैंने छोड़ दिया 27 28 28 29 29 30। तो ये कुल मिलाकर हो गया 11 ईयर। ये जो 1 लाख आपने पेमेंट किया था 11 ईयर में एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे आपका 10,000 नहीं होगा 7,500। आप ये नहीं बोल सकते जो सर मैंने जुलाई में पेमेंट किया, जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर यहाँ पे तो 9 महीना आ रहा है 1920 में। तो आप एक काम कीजिए ना, 10 साल में आएगा 10,000 पर ईयर, तो 10,000 इंटू 9 बाई 12 दैट विल बी कम्स टू योर 7,500। ये नहीं होगा, राइट आंसर विल बी योर 9,091। सर ये 9,091 कैसे आया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 11। सर ये 11 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो मेरा लाइसेंस फी है ये 30 जून 29 को ख़त्म होगा, जो कि 29-30 फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है। ओके, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ओके सर, डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर व्हेन द अमाउंट इज पेड टिल व्हेन इट इज एक्सपायर। 7,500 भी नहीं होगा, आज नॉट मेंशन प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। ये लॉ में कभी भी कहाँ पे भी नहीं लिखा है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। लॉ में लिखा हुआ है जिस ईयर में आपने पेमेंट किया उस ईयर से लेकर जब ये लाइसेंस एक्सपायर करेगा उस ईयर तक उससे हम क्या करेंगे, डिडक्शन लेंगे। व्हाट इफ लाइसेंस सेल कर दिया, सर मान लीजिए मैंने लाइसेंस को सेल कर दिया तो क्या होगा, लाइसेंस को मैंने सेल कर दिया तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज, ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपका WDV जो लाइसेंस का WDV है, जो लाइसेंस का WDV है मान लीजिए वो 80 लाख का है
राइट। आपने मान लीजिए सेल कर रहे हो 70 लाख में, WDV है 80 लाख, आप सेल कर रहे हो 70,000, तो ये जो 10,000 डिफरेंस आ रहा है उससे अपन क्या कहेंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहेंगे। ओके सर, समझ में आ गया। सर मान लीजिए WDV था कितना 80,000, मैंने सेल कर दिया 90,000 में, तो सर क्या होगा, ये जो 10,000 है, यहाँ पे जो 10,000 आपका आ रहा है उससे अपन क्या कहेंगे, बैलेंस इन चार्ज, दैट इज योर नोशनल प्रॉफिट। बैलेंस इन चार्ज, ये जो नोशनल प्रॉफिट है वो PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा बाय क्रेडिटिंग द PL अकाउंट। ओके सर, मान लीजिए ये WDV था 80, मैंने जिसका ओरिजिनल कॉस्ट, सर कॉस्ट था 1 लाख, कॉस्ट था 100 लाख, कॉस्ट था 100 लाख, WDV था 80, मैंने सेल कर दिया 190 पे, मैंने सेल कर दिया 190 पे। तो सर हमें जितना याद है आपने बताया था सेलिंग प्राइस ओवर WDV अप टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ओवर WDV अप टू कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट चार्ज मान लिया जाएगा, एंड जो ओवर कॉस्ट होगा वो कैपिटल गेन हो जाएगा। जैसे कि इन दैट केस मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 190, मेरा सेलिंग प्राइस है 80 है, WDV सेलिंग प्राइस है 190, 80 है WDV, दैट इज 110 लाख का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे दो पार्ट हो जाएगा, 110 लाख का दो पार्ट हो जाएगा। अप टू कॉस्ट दैट मीन्स अप टू 100, ये डिफरेंस कितना आ रहा है सर 20 लाख। ये जो 20 लाख आएगा उससे अपन क्या कहेंगे, बैलेंसिंग चार्ज। बाकी जो 90 लाख बच जाएगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। If selling price is more than unamortized depreciation up to cost, it will be credited to PL account as balance in charge and above the cost treated as capital gain. If selling price is less than unamortized depreciation, balance will be treated as terminal depreciation. सर व्हाट इफ लाइसेंस फी सेल पार्टली, मान लीजिए सर मैंने लाइसेंस फी को पार्टली बेच रहा हूं तो क्या होगा, सर मैं लाइसेंस फी को पार्टली अगर सेल कर रहा हूं तो क्या होगा। सर आप लाइसेंस फी को पार्टली सेल कर रहे हो, इन दैट केस लाइसेंस टेकन ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर ₹1 लाख, लाइफ 10 साल का था। ऑन 1 अप्रैल 2012 आपने क्या कर दिया, 72 लाख में आपने पार्टली बेच दिया। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, राइट। ओके ध्यान दीजिए, आपने कौन सी ईयर में सेल किया, सर 1 अप्रैल 2012 को मैंने सेल कर दिया। तो वहां तक आप ना ऑलरेडी एक्सपायर कर गया होगा आपका। आपने लिया था 1 अप्रैल 2010 को, आपने सेल कर दिया 1 अप्रैल 2012 को, यानी आपका 2 साल अमोर्टाइज हो गया होगा। अभी आपका लाइसेंस भी आपके पास कितना होगा, मैंने लिया था 1 लाख को डिवाइडेड बाय 10 पर ईयर, ये 10,000 का 10,000 का पर ईयर, ये 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो 2 ईयर में ये 20,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका होगा। तो मेरा पास अभी ऑन अमोर्टाइजेशन बाकी होगा 80 लाख। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ ये सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये जो पार्टली को आप कितने में बेच दिया, सर ये जो पार्टली था हमें तो कितने में बेच दिया, 72 लाख में बेच दिया, राइट। बाकी जो 8 लाख है, ध्यान देना, बाकी जो 8 लाख है
उससे अपन क्या कर लेंगे, रिमेनिंग ईयर से डिवाइड कर लेंगे। उससे अपन क्या कर लेंगे, जो आपका रिमेनिंग ईयर होगा उसमें आप क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। जो भी आपका रिमेनिंग ईयर होगा उसमें क्या कर देंगे, अपन लेस कर देंगे, राइट। सर ऑलरेडी 2 ईयर एक्सपायर हो चुका था, रिमेनिंग ईयर सर 8 साल का था, तो क्या सर हम 8 साल डिवाइड करेंगे? जी हाँ, आप ये ऑन अमोर्टाइज डेप्रिसिएशन को 8 साल में क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। हेंस ₹1 लाख डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 12-13 टू प्रीवियस ईयर 19-20। जो भी आपका ऑन अमोर्टाइजेशन का पोर्शन रह जाएगा वो रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड होकर आपको पर ईयर डिडक्शन मिल जाएगा। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया, राइट राइट राइट। तो सर मैं उससे कंप्लीट कर दूं और 2 स्लाइड बचा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 मिनट लगेगा, 1 घंटे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। सेक्शन 35A-BA जो कि स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा है, जो कि 2G 3G 4G ये स्पेक्ट्रम का ऑप्शन में ये 35A-BA बात कर रहा है। ये सेम एज डिट्टो सेम एज 35A-BB दैट इज टेली कम्युनिकेशन लाइसेंस फी में जो था ये डिट्टो सेम है। सिर्फ ये टेली कम्युनिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल था सेक्शन 35A-BB, लेकिन सेक्शन 35A-BA ये स्पेक्ट्रम के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट राइट राइट। In case of amalgamation, on amortized amount of license will be allowed to amalgamated company। ध्यान दीजिए, ये जो स्पेक्ट्रम वगैरह है 2G 3G 4G का लाइसेंस का वगैरह है, मान लीजिए वोडा आइडिया दो डिफरेंट कंपनी थे, वो मिलकर वोडा आइडिया LTD हो गया। एंड जो भी ऑन अमोर्टाइज लाइसेंस फी होगा वोडा के पास और आइडिया के पास, उसका डिडक्शन किससे मिल जाएगा, वोडा आइडिया को मिल जाएगा। जो भी ऑन अमोर्टाइज लाइसेंस का अमाउंट था वो वोडा आइडिया को मिल जाएगा, राइट राइट राइट। ओके ओके सर, 35CCC क्या बात कर रहा है? सर 35CCC छोटा सा सेक्शन है, नन्हा सा सेक्शन है, ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर में एप्लीकेबल हो रहा है। मैंने आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं सेक्शन 35CCC। सेक्शन 35CCC एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। अगर आप ट्रेनिंग एजुकेशन टू एग्रीकल्चरलिस्ट को दे रहे हो, जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो उसका 150% अमाउंट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा याद रखना, 35CCC इज वेरी सिंपल। अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट को कुछ ट्रेनिंग एजुकेशन में एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उसका 150% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एसेट एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आप जो भी एक्सपेंसेस करेंगे उसके लिए आपको कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, राइट। ओके सर, यहाँ तक ऑलरेडी हमें समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए सेक्शन 35CCD, सेक्शन 35CCD ये आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर ये सिर्फ एप्लीकेबल टू कंपनी है, सेक्शन 35CCC एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी था, लेकिन ये 35CCD एप्लीकेबल टू कंपनी है। 35CCC ये एग्रीकल्चरलिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल था, यहाँ पे स्किल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल था, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। एक्सपेंसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन एट द रेट ऑफ 150% एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग इन रिटर्न इन बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट में लिखा गया है। जो भी अपन क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी कंपनी एक्सपेंसेस कर रहा है, इन दैट केस उससे क्या हो जाएगा, 150% का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके सर, ये जो
सेक्शन 35D ये बहुत बड़ा प्यासा सेक्शन है, आपको याद होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर मान लीजिए जो प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में, ये अलाउड as डिडक्शन इन 5 इंस्टॉलमेंट ओनली टू रेसिडेंट्स पर्सन। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अगर आप रेसिडेंट पर्सन हो तो ये 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये अलाउड तभी होगा अगर आप कॉमन्समेंट बिजनेस में जो खर्चा कर रहे हो और एक्सटेंशन टाइम में जो खर्चा कर रहे हो और न्यू बिजनेस यूनिट को सेटअप में खर्चा कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, प्रिलिमिनरी सेक्शन का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का सेक्शन है सेक्शन 35, सेक्शन 35D। सेक्शन 35D में ये बात बोल रहा है ये केवल एंड केवल रेसिडेंशियल पर्सन को मिल जाएगा, राइट। ये 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। ये तभी अलाउड होगा अगर आप कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हो या एक्सटेंशन ऑफ टाइम कर रहे हो या सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट कर रहे हो, तभी आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। सिर्फ रेसिडेंस पर्सन को मिलेगा, एनआर को नहीं मिलेगा। ओके सर। उसके बाद आ रहा है आपका लिमिट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर डिडक्शन। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% कॉस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट मान लीजिए 8 लाख का है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है मान लीजिए ये 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का 5% दैट इज योर 5 लाख। व्हिच एवर इज लोअर होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, व्हिच एवर इज लोअर होगा उतना ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंडियन कंपनी हो तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना का मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिलेगा जितना अमाउंट आपने एक्सपेंडिचर कर रखा है और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो व्हिचएवर इज लोअर हो जाएगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको अब तक क्या बताया, लिमिट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जितना आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किया है एंड 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो भी लोअर होगा उससे डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंडियन कंपनी है तो इन दैट केस जितना आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया एंड 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड उस जो लोअर होगा उसको आप डिडक्शन मिल सकता है, उसको आप डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला है ये सिर्फ इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। अदरवाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच एवर इज लोअर ये आपका कंडीशन था। राइट। सर ये यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर इन व्हिच बिजनेस कमेंस्ड। जिस ईयर में आपने बिजनेस कमेंस किया है, स्टार्टअप किया है, उसी ईयर एंड में आपका बैलेंस शीट में जितना फिक्स्ड एसेट होगा उतना का अमाउंट आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। सर और एक बार बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट एट एंड ऑफ ईयर इन व्हिच बिजनेस कमेंस्ड। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट का मतलब मैंने दे रखा है, फिक्स्ड एसेट का मतलब फॉर न्यू प्रोजेक्ट, फॉर न्यू सेटअप, फॉर एक्सटेंशन। राइट। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जितना अमाउंट आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, यहाँ पे शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, डिबेंचर भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा। राइट। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड है ये कैपिटल राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेगा। मैंने आपको अब तक ये बताया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको कितना मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा।
अगर इंडियन कंपनी हो तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड व्हिच एवर इज लोअर, अदरवाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच एवर इज लोअर। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये है जिस ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसी ईयर का एंड में बैलेंस शीट में जितना आपका फिक्स्ड एसेट का अमाउंट होगा उससे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे कैलकुलेट होगा, शेयर कैपिटल तो आएगा, डिबेंचर तो आएगा, लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होगा, एक्सपेंसेस के लिए आप डिडक्शन लेंगे, दैट शुड बी ऑडिटेड बाय ऑडिट ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट मींस ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी सर्टिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान देना ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उनके लिए ये ऑडिटिंग वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है उसके ऊपर उसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ऑडिट नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर कंपनी एंड कोऑपरेटिव के लिए ऑडिट नहीं चाहिए बिकॉज उनके लिए ऑडिट कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी ऑडिट करेंगे बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन दैट केस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए सेपरेटली ऑडिट करना नहीं चाहिए, बाकी अदर लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ऑडिट करना चाहिए। इनके सब अमालगमेशन एंड डीमर्जर रिमेनिंग डिडक्शन ऑन अमोर्टाइज विल बी टेकन बाय न्यू कंपनी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। जो भी अमालगमेशन डीमर्जर के केस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच जाएगा वो रिजल्टिंग कंपनी को रिमेनिंग लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कोई साई लिमिटेड था जिसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख का था, वो सीरीडी लिमिटेड के साथ अमालगमेटेड हो रहा है 2 साल के बाद एंड सीरीडी साई लिमिटेड बन रहे हैं, राइट, and form CRD Sai Limited, then CRD Sai Limited is eligible to claim deduction of remaining 3 installment। जो आपका रिजल्टिंग कंपनी होगा वो इलिजिबल हो जाएगा रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ओके, यहां तक फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। ओके सर, ओके ओके ओके। और 5 गया, थोड़ा सा रखना, ये सीरीज हमारा कवर हो जाएगा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, राइट। 35DD 5 मिनट में मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक और 15 मिनट्स का वीडियो करके सेपरेटली, इस वीडियो में मैं अटैच नहीं करूंगा। ये वाला जो कंप्लीट रिवीजन है साइंटिफिक रिसर्च को, वो 15 मिनट में मैं रिवीजनरी वीडियो डाल दूंगा, राइट। पहले उससे इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अमालगमेशन एंड डीमर्जर केस में अगर इंडियन कंपनी है तो ये अलाउड होगा। सेक्शन 35DD अमालगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंस जो भी होगा वो सिर्फ इंडियन कंपनी को अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 35DD ये आप बात कर रहा है अमालगमेशन एंड डीमर्जर के बारे में। अगर ये कोई इंडियन कंपनी अमालगमेटेड हो रहा है और डीमर्ज हो रहा है, इन दैट केस हमें डिडक्शन मिल जाएगा। कितना सारे एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलेगा, एक्सपेंसेस ऑन अमोर्टाइजेशन अंडर डीमर्जर विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इंस्टॉलमेंट में, ये आपको मिल जाएगा। जो एक्सपेंसेस करेगा तो उससे डिडक्शन अलाउड होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो एक्सपेंसेस करेगा उससे डिडक्शन के लिए मिलेगा। ये लाइन सिर्फ डीमर्ज केस में एप्लीकेबल होगा। डीमर्ज केस में सॉरी मैं आपको और एक बार बता रहा हूं, जो एक्सपेंसेस करेगा उससे डिडक्शन अलाउड होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डीमर्जर, मैंने आपको टाइटन लिमिटेड बताया था जिसका एक वॉच सेगमेंट था एंड एक ज्वेलरी सेगमेंट था। मान लीजिए ज्वेलरी सेगमेंट डीमर्ज होकर एक तनिष्क लिमिटेड फॉर्म कर रहा है। इन दैट केस डीमर्जर एक्सपेंसेस जो कंपनी इनकर करेगा, अगर टाइटन लिमिटेड एक्सपेंडिचर कर रहा है तो टाइटन को मिलेगा और तनिष्क लिमिटेड कर रहा है तो तनिष्क को एक्सपेंसेस मिलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ अमालगमेशन इफ it is advisable that expenses should be incurred by new company, क्योंकि अगर पुराने कंपनी ने एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसका सत्ता नहीं रहेगा,
तो वो डिडक्शन नहीं ले पाएगा। तो हम ये एडवाइजेबल करेंगे, अगर न्यू कंपनी एक्सपेंडिचर करेगा उससे डिडक्शन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सर, ये बात में हमें समझ में आ गया। आपका इस क्लास का लास्ट सेक्शन दैट इज योर सेक्शन 35 DDA। सेक्शन 35 DDA ये वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस के ऊपर बात कर रहा है। ये एप्लीकेबल होगा ऑल एसएससी। डिडक्शन अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। इन दिस केस, इन केस ऑफ amalgamation, डिडक्शन विल बी अलाउड टू न्यू कंपनी ऑल्सो इफ एनी अनअमोर्टाइज्ड इंस्टॉलमेंट इज एग्जिस्ट। सेक्शन 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट केस में आपको क्या होता है, ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कोशिश करूंगा कल आपको उसका रिविजनरी वीडियो दे दूंगा। एक समरी चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है, तो उसका कंप्लीट रिविजनरी वीडियो मैं कल दे दूंगा, ये साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, जो कि सेक्शन 35 के अंदर में आ रहा है। राइट, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ओके।